मेरा नाम है हरीश पुजारा। आज मैं जो नए लेबर लॉ आए हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। तो आप सब लोगों को मेरी एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये नए लेबर लॉ जो आए हैं 4, वो क्यों आए हैं? तो हमारे जो पुराने लेबर लॉ थे वो 1930 से 1950 के बीच में ही बने थे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई एक एक नया लॉ बनता गया। तो आज दुनिया बदल रही है तो लॉ भी बदलना चाहिए। तो इसकी वजह से आज हमारी गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड लाए हैं और ये चारों लेबर कोड क्या है उनके बारे में बताएंगे और किसी एक लेबर लॉ के ऊपर मैं आज विस्तृत से आपको जानकारी दूंगा। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि 21/11/2025 से ये नया लेबर लॉ लागू हो गया है। तो बात करते हैं पहले लेबर लॉ की, कोड ऑन वेजिस 2019 में पार्लियामेंट में पारित हो चुका था। बात करते हैं दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट है, उनके बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअल में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, लेकिन केवल नाम बदल दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इच्छा है कि वसुधैव कुटुंब की भावना को उजागर किया जाए। तो ये लॉ पहले तो था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आया है। तीसरा जो है सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 क्या है आपको समझाता हूं। हर इंसान यानी कि कर्मचारी 2 तरह के समाज में जीवन जीते हैं। एक उनका निजी समाज है और दूसरा जहां वो जॉब करने जाते हैं वो उनका एक समाज है। ये समाज से उनको सोर्स ऑफ इनकम मिलता है और एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो वहां जॉब करते हैं। एक लिमिटेड पीरियड के बाद उनको रिटायर्ड होना ही पड़ता है। तब उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी, ये समझाने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट को लाया गया है। और चौथा एक्ट है ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये है कि लेबर जिस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वहां बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं। तो कहीं हादसा बन जाए तो इनकी जिम्मेवारी किसकी, ये ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी कोड में ये समझाया गया है। इस लॉ में अच्छी बात यह हुई कि गिग वर्कर्सों को कामदारों की व्याख्या में समाविष्ट किया गया है। ये गिग वर्कर्स कौन होते हैं? आपके यहां स्विगी, जोमेटो और कोई कुरियर से पार्सल ड्रॉप करने आते हैं, उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो पहली बार उनको कवरेज दे दिया गया है। और न्यूज मीडिया इंडस्ट्रीज के जो रिपोर्टर है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। फिल्म इंडस्ट्रीज में स्टंटमैन, कैमरामैन, इन सबको भी इस लॉ में शामिल किया गया है। बात करेंगे आज हम कोड ऑन वेजिस के ऊपर। तो कोड ऑन वेजिस में अच्छी बात यह रही कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी को एज गुड एज परमानेंट कर्मचारी जो होते हैं उनके मुताबिक ही सैलरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो परमानेंट नहीं है कर्मचारी, जैसे कि फिक्स टाइम एम्प्लॉइज है, उनको भी परमानेंट एम्प्लॉइज जैसा ही सैलरी मिलना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट की गई है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है या फिक्स पे वाले कर्मचारी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट 1/7/2025 से शुरू हुआ और मैंने बताया कि ये इंप्लीमेंटेशन हुआ है 21/11/2025 से। तो 1/7/25 से लेके 24/11/25 तक उनको कितना सैलरी मिलेगा, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो इतना ही। बाद में जो बोला है लॉ में कि भाई इनको एज गुड एज रेगुलर कर्मचारी की तरह ही सैलरी मिलनी चाहिए। तो क्या 24 तारीख से इनको रिसाइकल करना पड़ेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात यह है कि इस लॉ में बहुत ही अच्छा प्रोविजन किया है
एम्प्लॉयर को उनका कुल सीटीसी मतलब है कॉस्ट टू कंपनी, और कॉस्ट टू कंपनी भी इसको बोला जाएगा कि एम्प्लॉयर लेबर के सैलरी के पीछे कितना खर्चा करते हैं, उनका टोटल, उनको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उनका 50% है वो बेसिक में ले जाना पड़ेगा। अब तक एम्प्लॉयर क्या करते थे कि सेटलमेंट के टाइम जो नेगोशिएशन होता है, मान लीजिए कि 15% सैलरी बढ़ाने का नेगोशिएशन हुआ और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन एम्प्लॉयर ऐसा करते हैं जिस टाइम उनको फिटमेंट देने की बात आती है तब ये बेसिक पे में ना ले जाते हुए स्पेशल पे या अलाउंसेस में ले जाते थे, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। तो टोटल सीटीसी का 50% बेसिक में ले जाना ही पड़ेगा, ये स्पष्ट है। कहीं एम्प्लॉयर ने आज तक ऐसा किया है क्योंकि उनको रिटायर्ड बेनिफिट ज्यादा ना मिले, इसलिए ऐसी गेम खेलते थे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेटलमेंट एक साथ 25 से ही हुआ है और 21/11/25 को ये लॉ लागू हो गया है, और इनका जो सेटलमेंट हुआ है एक साथ 25 से 5 साल के लिए, तो 30 में उनका ये सेटलमेंट खत्म होने वाला है। तो एक साथ 25 से लेकर 20/11 तक वो जो बेसिक 50% नहीं दे रहे थे वो शायद चलेगा, लेकिन 21/11 के बाद उनको भी रिसाइकल करना पड़ेगा, और ये जिम्मेवारी है लेबर कमिश्नर की, लेबर लॉ के एक्सपर्ट की और लेबर ऑफिसर की। लेबर ऑफिसरों को हर ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये चेक करना पड़ेगा कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। मैं जब टीवी में न्यूज़ देख रहा था तो इस विषय पे डिबेट चल रही थी, तो इस डिबेट में गवर्नमेंट की ओर से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। उन्होंने जो एक सेंटेंस बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला कि भाई ये लॉ लाने की जरूरत क्यों हुई, बदलती अर्थव्यवस्था में ये सब लोग बाधा रूप थे। समझ लेना सेंटेंस क्या बोला है, ये बदलती अर्थव्यवस्था में बाधा रूप था ये लोग। इनका मतलब है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को यहां ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत लगी है और उनको ज्यादातर प्रोटेक्ट भी किया गया है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि कहां कहां उनको प्रोटेक्ट किया है। बहुत सारे यूनियन है इनका विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है वो भी उनके लिए भी एक ब्लॉग बनाएंगे, और जो चारों कोड है उनको थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये लॉ बहुत ही लंबा है। आप जानते हैं कि यूनियन बजट जो होता है, यूनियन बजट जब पार्लियामेंट में पारित होता है तो उनको सही तरीके समझने के लिए 1 या 1.5 महीना लगता है। तो ये तो 29 लॉ को जोड़ के ये लॉ बनाया गया है, तो अच्छे लॉयर को भी 1 से 1.5 साल लगेगा उनको समझने के लिए। हालांकि हम कोशिश करते रहेंगे, इसमें मुझे मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। अलग अलग लोग पढ़ना पड़ता है, उनकी कमेंट्स पढ़नी पड़ती है, तब जाके ये वीडियो बनता है। आज का ये वीडियो स्पेशली आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया था। अगले जो मैं ब्लॉग बनाऊंगा वो डीपली बनाऊंगा, और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये जब सब ब्लॉग बनाता हूं मैं तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बनाता हूं। ये मेरा हॉबी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ब्लॉग आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आज का ये ब्लॉग खत्म करता हूँ। धन्यवाद।